नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे संविधान का भाग तीन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं संविधान की विकास यात्रा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक। उसके बाद में हमने दूसरे वीडियो में पढ़ा था संविधान निर्माण, संविधान सभा और उनके द्वारा संविधान निर्माण के संविधान निर्माण के लिए कैसे बैठकें हुई, कैसा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, प्रारूप समिति हमने पढ़ा, संविधान के जो वाचन हुए वो पढ़ा, संविधान सभा में कितने सदस्य थे, अंतिम तारीख तक उसमें कितने सदस्य बने, कितने सदस्यों ने उसके ऊपर हस्ताक्षर किए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ये सारा डिटेल में हमने पढ़ा दूसरे वीडियो में। कल का जो हमारा वीडियो था वो भी बड़ा अच्छा था। उसमें हमने क्या पढ़ा, प्रस्तावना पढ़ी, संविधान की प्रस्तावना का महत्व पढ़ा, प्रस्तावना की विशेषताएं पढ़ा, संविधान के उद्देश्य जो होते हैं वो प्रस्तावना में हमें दिखते हैं, ये भी हमने पढ़ा। फिर संविधान का भाग 1 पढ़ा, संघ राज्य क्षेत्र, उसका नाम परिवर्तन, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। उसके बाद में हमने पढ़ा कि भाग 2 नागरिकता संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। और संविधान का भाग 3, इसकी भी हमने शुरुआत कर ली थी और इसके 2 अनुच्छेद हमने पढ़े, भाग 12, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है और अनुच्छेद 13 में हमने पढ़ा कि मूल अधिकार से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। मूल अधिकारों से असंगत, वो उसकी अल्पीकरण करने वाली जो विधियां होगी वो कैसी होगी, शून्य होगी। ये हमने पढ़ लिया। अब सबसे पहले हम एक चार्ट बना लेते हैं। मौलिक अधिकार हमें पढ़ना है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। क्या है, भाग 3 में। और भाग 3 को क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है संविधान के भाग 3 को। व्यक्ति की चहुमुखी विकास की बात करते हैं मौलिक अधिकार। चहुमुखी विकास, चहुमुखी विकास, कल कविता मैडम ने बताया भी था। सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण मतलब चहुमुखी। अब चहुमुखी में कौन कौन से मुख आएंगे अभी? अमरू, आपका नाम ले लेकर मैं सब तरफ बताना चाहता हूँ। हाँ भाई, बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप एसडीएम बन के आओगे तो वीडियो देखने वालों को पता चलेगा कि नहीं यार ये तो यही पढ़ता था और एसडीएम बन गया। ठीक है, तो बताओ, मिस्टर अमरदीप भालेकर उर्फ अमरू उर्फ भालू, बताओ। सर, चहुमुखी विकास मतलब व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। हाँ, तो चहुमुखी किधर से है, वही तो पूछा। हाँ, राजनीतिक, हाँ, सभी प्रकार का ये है ना। इसको और अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, जैसे भौतिक में क्या, शारीरिक आ गया और आर्थिक, शारीरिक भी आ गया और आर्थिक भी आ गया। मतलब आंतरिक मतलब शारीरिक विकास, बाहर जो सुख सुविधाएं चाहिए वो सब उसे मिलना चाहिए। ठीक। फिर हो गया बौद्धिक विकास, चीजों को समझने की, इन सब का विकास होना चाहिए, बौद्धिक विकास। नैतिक विकास, कि भौतिक विकास तो बहुत हो गया, नैतिक विकास नहीं है तो, है ना। खाना खूब खा रहे हैं हम, बचा वाला फेंक रहे हैं, लेकिन भूखों को नहीं खिला रहे, मतलब नैतिक विकास हुआ क्या? नहीं हुआ। नैतिक विकास भी होना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास, तो ये व्यक्ति का चहुमुखी विकास, क्या, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक, ये सभी प्रकार से विकास करना, तभी तो आध्यात्मिक विकास करना। अब इससे संबंधित कौन से मौलिक अधिकार दिए हैं? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उपासना का अधिकार, मानने का अधिकार, ये दिया है ना। ये काहे से संबंधित? आध्यात्मिक विकास से संबंधित है। नहीं तो हम ये ना सोचे आध्यात्मिक ये कौन सा है, ये उद्देश्य है उसमें दिए हुए हैं। क्लियर हो गया एकदम है। अब हम एक सूची बनाते हैं प्रमुख मौलिक अधिकार। तो इसको तो हमें घोट के पी जाना है, फिर एक एक को पढ़ेंगे हम। सबसे पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार
अनुच्छेद 14 से 14 से 18 समानता का अधिकार। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 20, अनुच्छेद 19 से 22, ठीक, अनुच्छेद 19 से 22। और इससे संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23-24, वही देख रहा था मैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शोषण के शिक्षा संस्कृति, शिक्षा संस्कृति का अधिकार। और लास्ट में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। और बीच में हमने एक खाली छोड़ दिया है, वहां लिखना है हमें संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ठीक। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, लेकिन इसे क्या कर दिया, खारिज कर दिया। ये काय में है, अनुच्छेद 32 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। हाँ बोलो। अब वो कोने में लिख रहा हूं, अभी दिखेगा, ठीक है। शिक्षा संस्कृति का अधिकार यदि देखें तो वो मिलेगा अनुच्छेद 29 से 30, 29 से 30, ठीक दिखेगा। अब आगे दिखेगा, चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने जानबूझ के उसे साइड में लिखा हुआ है क्योंकि हम उसको देख देख के इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कितने मूल अधिकार थे हमारे? 7 थे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये वीडियो यदि हमारा पूरा देखा तो फिर आप पहले कहीं पढ़ा भी होगा तो भूल जाओगे कि हमने कभी ऐसा पढ़ा भी था। मतलब जो भी पढ़ा है हमने आज ही पढ़ा है। इतना अधिक डिटेल में हम एक एक चीज यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो हम एक एक अधिकार को वहां से उठा के यहां लाएंगे और एक एक अधिकार की हम बात करेंगे। तो सबसे पहला, हाँ ये एक बात छूट गई, संपत्ति का अधिकार, इसको मैंने क्रॉस लगा दिया है क्योंकि ये जो अधिकार है ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है इसे, और भाग 13 ध्यान से देखें, है ना, 300 क में इसे शामिल किया गया है। देख लो, ये है, लिखा हुआ मत देखो। अब हम देखते हैं सबसे पहले समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, सबसे पहला क्या, समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक, इतना सबको याद है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। लेकिन अनुच्छेद 14 में
अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 16 में क्या है, अनुच्छेद 17 में क्या है, अनुच्छेद 18 में क्या है, ये हमें डिटेल में इसमें पढ़ना है। तो हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में, ये भी सरल है, यहां तक तो पढ़ती ही है लोग बाग, इतना तो पढ़ ही लेते हैं। क्या है, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। क्या, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, ये भी सबको पता है। विधियों के समक्ष समता, देश का यदि कोई कानून बनता है तो सभी व्यक्ति उसके सामने समान है। पहले यदि देखें तो जो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी और वर्ण के अनुसार जो है वो सजा निर्धारित की जाती थी, वर्ण के अनुसार सजा निर्धारित की जाती थी। लेकिन अब ऐसा है क्या, नहीं, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, किसी भी पंथ को मानने वाला हो, उनके लिए वो सब विधि के समक्ष कैसे हैं, समान है, समान है। क्लियर होगी बात, यहां तक सबको पता है। इसके अपवाद कौन कौन से हमें, अमरदीप? राष्ट्रपति, गुड, ये भी हमें नोट करना है। इस अधिनियम के अपवाद कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 24 जहां बात करें कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, लेकिन इसके अपवाद कौन कौन से हैं? तो ये देखें तो राष्ट्रपति व राज्यपाल, राष्ट्रपति व राज्यपाल जब ये पद पर रहते हैं तो दोष इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, है ना, ये सब इनके ऊपर विधियां लागू नहीं होती। इसी प्रकार संसद सदस्य अनुच्छेद 105 के तहत 40 दिन पूर्व, है ना, जब अधिवेशन चल रहा हो, सत्र चल रहा हो, तब इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद 105 के तहत कौन, संसद सदस्य। इसी प्रकार अनुच्छेद 194, ये किसके ऊपर है? अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडल सदस्य, राज्य विधानमंडल सदस्य, ये अपवाद है काय के, अनुच्छेद 14 के, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। क्लियर हो गया? अब हम दूसरा अनुच्छेद पढ़ते हैं, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या दिया है इसमें? धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग व जन्म स्थान। ये क्वेश्चन 5 है यहाँ पर, है ना। तो ये छठवा कोई भी डाल के पूछ लेते हैं और यहाँ कंफ्यूज करते रहते हैं हमें। क्या है? जन्म, जाति, मूल, वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया। इसके आधार पर किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा है तो हमें याद रखना है ये, है। तो धर्म, क्योंकि इसमें अनुच्छेद 16 में आता है तो नागरिकता वाला प्रश्न आ जाता है। ठीक, जो कुछ सुविधाएं दी जाएगी तो भारतीय नागरिकों को मिलेगी, इसमें नागरिकता वाला कोई प्रश्न है क्या? नहीं। धर्म किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, मूल वंश भारत का हो, कहीं का भी हो, लिंग और जन्म स्थान उसका कहीं पर भी जन्म
वाह, उसको होटल में खाना खाने से इनकार तो नहीं कर सकते। इनकार कर सकते थे अपराधी प्रवृत्ति का है, वो इसमें कहीं है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। इसके आधार पर किसी को कोई भेदभाव, जैसे किसी ने होटल खोला है, वहां नहीं बोल सकते कि हम तुम्हें खाना नहीं देंगे। यदि पैसे नहीं है तो आप मना कर सकते हो, पहले पैसे दो फिर खाना लो। लेकिन कि भाई तुम इस धर्म के हो, इस जाति को के हो, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, होटल में रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, ऐसा बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। अनुच्छेद 16, ये बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 16 क्या दिया है इसमें? अवसर की समानता। सरकारी पदों पर अवसर की समानता। अवसर की समानता, सिर्फ सरकारी पदों की बात की है अवसर की समानता के लिए, है ना? नौकरी में आरक्षण की बात की, कहीं दूसरी जगह हम बात नहीं कर रहे, कहीं मठाधीश वगैरह बनने की बात नहीं कर रहे, उसकी कहीं बात की है क्या? नहीं। कहाँ की बात की है? सरकारी पदों पर अवसर की समानता। तो ये अवसर की समानता, या इसे बोल सकते हैं लोक नियोजन में अवसर की समानता। और सरल शब्दों में क्या लिखेंगे? लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब आरक्षण वाला मुद्दा 16(4) में इसी में दिया हुआ है। इसी में कई बार ये क्वेश्चन आता है ना, ओबीसी के लिए सरकार संविधान में क्या प्रावधान है, लिखिए। तो ये अनुच्छेद यही से शुरू होता है, 16(4) से। ठीक है, क्या दिया है इसमें? अनुच्छेद नहीं, 2006 में एक प्रावधान किया है इस अनुच्छेद के तहत, 16(4) के तहत। 2006 में कोई बता दे जरा, हजारे मैडम आप बताइए। कोई बात नहीं, और कोई बता सकता है यदि किसी को पता हो? 2006 में ओबीसी के लिए नियम बना था एक, हाँ 27%। जी, ईडब्ल्यूएस तो वो ओबीसी के लिए कहाँ है? ईडब्ल्यूएस वो तो सामान्य वर्ग के लिए है। 2006 में ओबीसी के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में 27% आरक्षण की बात की है। ओबीसी के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में 27% आरक्षण की बात की 2006 में। ये है अनुच्छेद भी बता रहा हूं मैं, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। क्या? 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। लेकिन लागू कब से हुआ? ये 2006 से। और क्या प्रावधान किया अभी बता दिया मैंने। क्या बताया? पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में 27% आरक्षण। अंकित एक बार चेक करो बराबर अक्षर दिख रहे कि नहीं, कल का दिख ही नहीं रहा था। कल इसको और से वो जम गया था। ठीक है, अब हम थोड़ी सी कहानी यहां पढ़ेंगे। बात आ रही है ओबीसी वर्ग की, तो ओबीसी वर्ग के लिए आयोग की बात करेंगे। मूल संविधान में उनके लिए आरक्षण की कोई बात नहीं थी, तो वो बात कैसे है तो वो भी हम पूरा देखेंगे। तो 1953 काका कालेलकर क्या प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के
अध्यक्ष कौन? काका कालेलकर। 1953 में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था और उसके अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। काका कालेलकर। फिर 1979 1979 बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, क्या बोलते हैं इसे? मंडल आयोग। बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1979 में क्या हुआ था कि 1977 में नई सरकार बनी, गैर कांग्रेसी सरकार बनी और ये बात उठी फिर ओबीसी के लिए, तो उन्होंने एक आयोग का गठन किया था। वैसे आयोग की रिपोर्ट आई थी 1979 में और इसके ऊपर कोई काम होता इससे पहले ही तत्कालीन सरकार गिर गई, सरकार ही गिर गई। तो ये इनकी रिपोर्ट जो है वो रखी रह गई। तो इसे हम लिखेंगे। इनके द्वारा बताया गया था कि कुल जनसंख्या का 52%, कुल जनसंख्या का 52% और 3743 जातियां ओबीसी के अंतर्गत शामिल की गई थी। 3743 जातियां ओबीसी के अंतर्गत शामिल की गई थी। लेकिन 1980 में क्या हो गया? सरकार गिर गई। अब 1990 में कौन प्रधानमंत्री? बीपी सिंह। बीपी सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई। वो कॉपी दो यार तुम्हारी, ये निकाल के देना। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई और 27% आरक्षण देने की बात की। कितने प्रतिशत? 27% आरक्षण देने की बात की। लेकिन पिटीशन जारी हुई, हड़तालें हुई, धरना प्रदर्शन हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और सुप्रीम कोर्ट से क्या बोला? एक निर्णय आया कि आपने जो किया वो तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि ये ओबीसी कौन है? ओबीसी कौन है? तो इनको चिन्हित करने के लिए, क्रीमी लेयर की अवधारणा को विकसित करने के लिए रामनंदन समिति का गठन किया गया। रामनंदन समिति का गठन किया गया। रामनंदन समिति का गठन किया गया। ठीक। अनुच्छेद 338 में प्रावधान किए बाद में। अनुच्छेद 340 ओबीसी से संबंधित है। फिर बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338 बी में, अनुच्छेद 338 बी में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्लियर हो गई यहां तक बात? और ये सब प्रावधान जो हो रहे हैं ये काय के अंतर्गत है? अनुच्छेद 16(4). अनुच्छेद 16(4). क्लियर हो गया? अनुच्छेद 16 क्या काय के लिए है? ये लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो एससी एसटी का आरक्षण, साथ में अनुच्छेद 16(4) ओबीसी का
आरक्षण, ये सारे प्रावधान इसमें किए गए। अब अनुच्छेद 17 की बात करते हैं। अनुच्छेद 17, तो अनुच्छेद 17 में है, अनुच्छेद 17 में क्या? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। जो हमारे यहाँ जातिगत आधार पर जो छुआछूत जो की जाती थी, तो उसका अंत किया गया अनुच्छेद 17 के द्वारा। किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता, किसी भी प्रकार की, ठीक। और इसके लिए क्या किया फिर? इसे व्यवस्थित तरीके से लागू करना था। तो नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1955, नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1955। जैसे उनसे मैला ढुलवाने का काम हो या अन्य कोई ऐसा निकृष्ट काम करवाना, जबरदस्ती बेगार करवाना, ये ऐसे कोई काम करवाते हैं तो फिर उनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है। और फिर 1989 में अनुसूचित जाति जनजाति प्रोटेक्शन एक्ट 1989, अत्याचार निवारण अधिनियम। क्लियर है? अनुच्छेद 17, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, अस्पृश्यता का अंत। अब इसके बाद देखेंगे हम अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18। बैकुंठ सर बताइए क्या है अनुच्छेद 18 में? अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। और कौन सी उपाधियों को छोड़कर? सेना व शिक्षा, सेना व शिक्षा की उपाधियों को छोड़कर सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया। जैसे दीक्षा बताओ, कौन सी उपाधियों का अंत कर दिया? राय, पहले जो है अंग्रेज देते थे, है ना? जैसे महाराजा, राय बहादुर, राज साहब, लिखो ना। फिर कल मैं आपकी कॉपी लूंगा और उसमें देखूंगा तो वो गड़बड़ रहेगा सब। महाराजा, राय बहादुर, राज साहब, दीवान बहादुर, चौधरी, ये जो उपाधियां थी ये क्या कर दी? सब समाप्त कर दी गई, समाप्त कर दी गई। लेकिन फिर बाद में सरकार को लगा कि नहीं यार, कुछ उपाधियां तो देना बहुत जरूरी है। तो फिर क्या किया? 1996 में हाई कोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट भी लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट द्वारा संवैधानिक वैधता प्रदान की गई कुछ उपाधियों को। जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। इसके साथ ही राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की गई। कोई बताए जरा, राष्ट्रीय पुरस्कारों की शुरुआत कब से शुरू की गई? राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत रत्न वगैरह, ये कब से शुरू? 1954, 1954 है। और चाहे भारत रत्न हो या राष्ट्रीय पुरस्कार हो, ये बीच में कभी बंद हुए थे क्या कविता मैडम?
हाँ कब? 1977। 1977, बहुत सही बोल रहे हैं। 1977 में इनके ऊपर बैन लगा दिया था, प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन 1980 में फिर इंदिरा गांधी की सरकार बनी और उन्होंने फिर से शुरू कर दिया था। क्लियर एकदम बात है, याद रखना बराबर। तो ये अनुच्छेद 18 क्या पढ़ा हमने? सेना व शिक्षा की उपाधियों को छोड़कर उपाधियों का अंत किया गया, अंत किया गया। ठीक है, कुछ यदि छूटा होगा तो जब हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ेंगे, इससे संबंधित बहुविकल्पीय क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। अब हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 22, 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है। मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है? अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है? मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है? आप लोग बहरे हैं क्या सबके सब? आप लोग क्या आप लोग बिरादरी से बाहर बैठे हैं एकदम? हाँ बोलो। 7। कितनी? 7। समझा करो कभी कभी बात को, मैं बार बार बोल रहा हूं तो। और एक बार नहीं 1000 बार बोला है मैंने कि एक बार बक दिया आपने और फिर भी मैं दोबारा पूछ रहा हूं तो कम से कम वो शब्द तो नहीं बोलना चाहिए। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की स्वतंत्रता। मूल संविधान में कितने प्रकार के दिए? 7 प्रकार की। लेकिन 19F संपत्ति संग्रहण वाली जो स्वतंत्रता है उसको उठा के कहां लेके चले गए हैं? 300 क में लेके चले गए। क्लियर एकदम? तो यहां पर कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? अभी 6। मूल संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी? 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी। तो हम देखते हैं इसमें 19(1) नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। 19 में लिखेंगे नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। तो अब हम इसको ऐसे पढ़ेंगे A, B, C, D, E और हम F भी लिख लेते हैं और फिर उसे खारिज कर देंगे और G। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? मूल संविधान में 6 थी, लेकिन अभी कितनी? मूल संविधान में 7 थी, अभी कितने प्रकार की है? 6। तो सबसे पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की, बोलने की स्वतंत्रता, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ए में क्या दिया है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाग बी में क्या दिया हुआ है? भाग बी, जैसे इसमें आरटीआई की है। भाग बी कोई बताए? शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता।
शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। ठीक। सी नंबर पे दिया हुआ है संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी नंबर पे दिया है संचरण की स्वतंत्रता। संचरण की स्वतंत्रता। अबाध संचरण की स्वतंत्रता। ई में यदि देखें तो बस जाने की स्वतंत्रता। कहीं पर भी बसने की स्वतंत्रता अर्थात निवास करने की स्वतंत्रता। निवास करने की स्वतंत्रता। और यहां पर क्या प्रावधान था? संपत्ति। संपत्ति। और इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त कर दिया। और कहां लेकर चले गए इसे? अनुच्छेद 300 क में लेके चले गए। अनुच्छेद 300 क में लेकर चले गए। ठीक। संपत्ति 44वां संविधान संशोधन। जी में दिया हुआ है व्यापार करने की स्वतंत्रता। व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो इस तरीके से अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता अभी हमें प्राप्त है। अब इसके अपवाद क्या है? इसके अपवाद भी हैं। इसके अपवाद भी हैं। संघ तो बना सकते हैं, कहीं पे भी घूम सकते हैं, लेकिन अनावश्यक चुनाव वगैरह हो, कुछ हो, धारा 144 लगी हो, तो 2 प्रकार के प्रावधान हैं इसमें। धारा 141, धारा 141 और धारा 144। आईपीसी की धारा है ये। धारा 141 के तहत, धारा 141 के तहत 5 या उससे अधिक लोगों का संगठन गैर कानूनी हो सकता है। चुनाव वगैरह हो उस समय ये लागू कर दिया जाता है। ठीक। इसी प्रकार अनुच्छेद धारा 144 ये आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए न्यायाधीश घोषणा कर सकता है। इसमें एसडीएम वगैरह कलेक्टर घोषणा करते हैं ये। ठीक। धारा 144 आईपीसी की धारा 144। क्लियर हो गया? यदि ये क्वेश्चन पूछा कि 19 के अपवाद कौन कौन सी स्थितियों में बनते हैं, तो धारा 141 और धारा 144। क्लियर हो गया? क्या पढ़ा हमने? अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? अभी हमें 6 प्रकार की है। कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे प्रेस वगैरह है, ये कुछ भी बोलते रहते हैं ना, तो ये अधिकार कहाँ से मिला है इसको? अभिव्यक्ति के विचारों को व्यक्त करने के। ठीक है। फिर है शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन हम हथियार लेके तो नहीं जा सकते। शांतिपूर्ण तो धरना प्रदर्शन वगैरह देते हैं ना, रैली वगैरह निकालते हैं, सरकार अनुमति देती है बाकायदा इसके लिए। टाइम निर्धारित कर देते हैं कि चलो ठीक है, आप इस समय इतने बजे यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर देना, रैली निकाल लेना। ठीक। फिर उसी प्रकार संघ बनाने की स्वतंत्रता। ये विभिन्न प्रकार के संगठन बनते हैं ना, सामाजिक संगठन होते हैं, राजनीतिक संगठन होते हैं, मजदूर संघ होते हैं, कर्मचारी संघ होते हैं, तो ये हमें स्वतंत्रता दी है संविधान में। नहीं तो यदि ये नहीं होता तो कोई संघ ही नहीं बनता, और एक ही जो सरकार रूलिंग पार्टी एक बार जो बन जाती, वो तो दूसरा कोई संगठन बन ही नहीं देते। लेकिन हमें अधिकार है
आम आदमी पार्टी 6 महीने के अंदर गठन होकर दिल्ली में सरकार बना लेती है। संघ बनाने की स्वतंत्रता है। संचरण की स्वतंत्रता कि ऐसा नहीं कि भाई गंगापुर का रहने वाला है तो गंगापुर में ही रहेगा, वंडली नहीं जा सकता, कुंभीखेड़े नहीं जा सकता, या बैतूल का रहने वाला है दिल्ली नहीं जा सकता, जम्मू कश्मीर नहीं जा सकते, कहीं पर भी हम घूम सकते हैं हद में रह के। फिर कहीं पर भी बसने की स्वतंत्रता, तो ये पॉइंट जम्मू कश्मीर के लिए अभी नहीं था हमारे लिए, लेकिन अब अनुच्छेद 370 जो है और 35 जो है उसको हटा दिया, 35 से और अनुच्छेद 370 ये हटा दिया, तो अब कहीं पर भी हो गया ये। फिर है व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार भी कर सकते हैं, वस्तुएं खरीद बेच सकते हैं, पर संपत्ति का नहीं है अभी पूर्ण। कानूनी अधिकार बना दिया, वो मौलिक अधिकार हमारा नहीं रहा है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 क्या है इसमें? अनुच्छेद 20 में है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, है ना। मुलजिम और मुजरिम, आप बताएं मैडम, मुलजिम क्या होता है, मुजरिम क्या होता है? मुजरिम तो वही होता है जो आरोपी होता है। हाँ, और मुलजिम? मुलजिम आरोपी है ना। मुलजिम क्या है? आरोपी है, और वो सजा भुगत ले, सजा हो जाए तो फिर क्या हो गया? वो मुजरिम क्या बन गया? फिर वो मुजरिम बन गया। भाई यही है कि अपराध के लिए जब तक अपराध नहीं होगा, अपराध उस मतलब अपराध हुआ है या नहीं हुआ है, पहले न्यायालय उसे दोषी सिद्ध करे, उसके बाद सजा दे। ऐसा नहीं कि पहले सजा दे दी फिर देखेंगे, नहीं। और जब तक उसके ऊपर सिद्ध नहीं हो जाता तब तक कोई कुछ उसे बोल भी नहीं सकता। अनावश्यक रूप से उसे थाने में बंद करके नहीं रख सकते हैं। 48 घंटे के अंदर उसे नज़दीकी न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। न्यायालय भी उसे जेल नहीं भिजवा सकता, उसकी सुनवाई करके उसे 48 घंटे के अंदर उसे जमानत देना पड़ेगा। तो ये सब प्रावधान कायम है अनुच्छेद 20 में, और ये वो मौलिक अधिकार है जो सबको प्राप्त है। सबको प्राप्त है मतलब भारतीयों को छोड़कर, मतलब भारतीयों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। ये वाला, ये नहीं थे ऊपर के, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था विदेशियों को, लेकिन ये अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण विदेशियों को भी प्राप्त है भारत में। क्लियर हुआ ना? ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को भी, गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? तो वह अनुच्छेद 20, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें भी 20(1), 20(2) और 20(3) अलग अलग कंडिकाओं के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। दोषी तब कहलाएगा जब न्यायालय दोषी करार देता है। दोषी तभी कहलाएगा जब न्यायालय बोले, करार कर दे कि ये दोषी है। मर्डर वगैरह बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, उसके बाद पेशियों पे जाते हैं, और जब न्यायालय बोल देता है कि ये दोषी है तब जाके उसे सजा दी जाती है। क्लियर होगी बातें? फिर उसके बाद में है दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण। किसी ने अंधा कानून फिल्म देखी है क्या? बुजुर्ग लोगों ने तो देखी होगी। अंधा कानून नहीं देखी? अमिताभ साहब है उसमें, रजनीकांत है, हेमा मालिनी है, और उसमें
अमित जी के ऊपर एक मर्डर का केस लग जाता है, वो फॉरेस्ट ऑफिसर रहते हैं, ठीक। उसमें क्या करते हैं, किसी दूसरे आदमी को मार देते हैं और उसके कपड़े पहना देते हैं, और वो आदमी जो जिंदा वाला है उसके मर्डर के इल्जाम में इनको सजा हो जाती है। और जब जेल से छूट के आते हैं तब वो दिखता है उनको वही आदमी, तो भरी अदालत में उसका मर्डर कर देते हैं। वो बोलते हैं अब क्या करोगे तुम, क्योंकि जिस आदमी का मैंने मर्डर किया है इसकी तो सजा मैं काट के आ चुका हूँ, और दुनिया का ऐसा कोई कानून नहीं है कि एक जुर्म के लिए 2 बार सजा दे सके। देना है तो मुझे वो सब दे दो जो मैंने इस 10 साल में खोया है, कि भाई वो आदमी तो जिंदा था जिसके मर्डर की मुझे सजा मिली है। तो ये बात क्या है, दोहरे दंड से संरक्षण। एक जुर्म की सजा एक ही हो सकते, 2 बार उसे नहीं हो सकते। क्लियर हो गई बातें? तो दोहरे दंड से संरक्षण। अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, मतलब जिसने लगाया है, आरोप लगाया है, वो उसे दोषी साबित करे। जिसने आरोप लगाया है वो सबूत लाके दे कि ये दोषी है, पुलिस सबूत लाए कि ये दोषी है, ठीक। क्या? अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। तो अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या है इसमें? अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। अब प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, तो इसमें पहले से प्रावधान था, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें जोड़ा गया है, अनुच्छेद 21 ए। अनुच्छेद 21 ए ये कब जोड़ा गया इसमें? कविता मैडम को पता है। अनुच्छेद 21 ए नहीं तो 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, लेकिन ये शामिल 2003 में किया गया था, लेकिन अधिनियम का वर्ष कौन सा है? 2002। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। और क्या बोलते हैं इसे? RTE, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन कब लागू किया गया इसे? 2010 में। RTE राइट टू एजुकेशन कब लागू किया गया इसे? 2010 में। 2010 क्या है इसमें? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ये एक्ट, RTE एक्ट बना कब था? 2009 में। याद रखना, RTE एक्ट 2009 में बना, लागू कब हुआ? 2010 में। पहले प्रावधान कौन से इसमें किया गया था? तो अनुच्छेद 21 ए में किया गया। और कब किया गया? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। ये थोड़ा कठिन है, यहाँ पे मेरे से 2-3 बार इंटरव्यू में पूछा गया है, लेकिन ये पूछा गया है, ठीक। तो इसे
एक बार तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो शिक्षा का अधिकार लाया गया है तो ये भाग 3 में है या भाग 4 में, कहाँ संशोधन किया गया है? हाँ हेमलता, भाग 3 में किया है। आप तो बोलने के लिए आते नहीं हो सरिता, दीक्षा भी नहीं आती बोलने के लिए, है ना? अभी बोला ना मैंने, जब एक से पूछूं और दूसरा वहीं का वहीं थूके हुए को चाटने की जरूरत नहीं है। भाग 4 में नहीं है। भाग 4 में हम कितनी बार बताएं मौलिक कर्तव्य कितने हमारे? 11 है। 11 मौलिक कर्तव्य कौन सा है? अपने पाल्य को शिक्षा प्रदान करना। तो ये दोनों में संशोधन हुआ है इसमें, भाग 3 में भी और भाग 4 में भी। भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत, भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों के तहत। एक मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा ना उसमें, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या अनुच्छेद 21 से 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 RTE 2010 एक्ट कब का है? ये 2009 का। लागू कब से हुआ? 2010 में। ठीक। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अब अमरदीप 1 से 5 वर्ष के बच्चे कहाँ जाएंगे? 0 से 5 वर्ष के। वो खाना वाना नहीं खाते, उनके लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रावधान किया है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रावधान है। ये छोटी छोटी बातों को समझना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ 2-4 लाइनें रट के संविधान को नहीं समझ सकते, समझना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा एक दूसरे चीजों से। आगे हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 क्या है? निरोध व गिरफ्तारी से संरक्षण। 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 कल हमने एक लाइन पढ़ी थी कि कुछ मौलिक अधिकार है वो तो जैसे के वैसे ही लागू है और कुछ को लागू करवाने के लिए अलग से विधियां बनाई है। हमने बताया भी था, जैसे नागरिकता अधिनियम बनाया, उसी प्रकार अस्पृश्यता के लिए 1955 वाला अधिनियम बनाया। ठीक। SC/ST अधिनियम बनाया था। अनुच्छेद 16(4) को लागू करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग, उसे संवैधानिक दर्जा दिया। तो इस तरीके से कुछ किया है। अब इसके लिए भी बहुत सारा किया है, जैसे पोटा, टाडा, रासुका, ये जितने सारे अधिनियम बनाए हैं, मीसा, ये सब एक्ट काय के तहत बनाए गए हैं? निरोध व गिरफ्तारी से संरक्षण। निरोध का मतलब होता है जो अपराध होने वाला है उसको रोकना। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर सकते हैं ताकि बड़ी किसी घटना को अंजाम न दे। जैसे चुनाव होते हैं तो धारा 151 के तहत जितने भी शातिर बदमाश वगैरह होते हैं उनको ढूंढ के लाते हैं, उनको हाजिरी लगवा देते हैं, बोलते हैं कि तुम अब कोई अपराध नहीं। पहले जमानत करवाना पड़ता है उनको पहले जमानत करवाना पड़ता है। या जो ज्यादा अपराधी होते हैं उनको जिला बदर कर देते हैं। ये सब कार्यवाही काय के तहत की जाती है? निरोध व गिरफ्तारी से संरक्षण के विरोध में। ठीक। निरोध व गिरफ्तारी से संरक्षण। अब इसमें भी हम देखते हैं 22(1), 22(1), 22(2) व 22(3). 22(1), 22(2) और 22(3). 22(1), 22(2), 22(3). तो 22(1) में क्या है? गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार। गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार। वो तो अब जिसने पढ़ा नहीं है संविधान, वो तो पुलिस की वर्दी देख के भी डर जाता है। उसको नहीं मालूम कि ये क्या है, ये भी इंसान ही है करके,
है ना, ये भी दाल चावल सब्जी रोटी ही खाता है, पता नहीं क्या सोचता है, उसको देख के ही भागने लग जाते हैं लोग बाग। लेकिन क्या है, पहला क्या, गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार। फिल्मों में देखा ना आपने, वारंट लाए हो आप, मतलब कारण पता है तो भी गिरफ्तार करने के लिए न्यायाधीश से अनुमति लेना है। ठीक, तो क्या, गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार। दूसरे में क्या दिया है, अब गिरफ्तार कर दिया तो ऐसा नहीं कि अब भगवान भरोसे बैठ जाए, क्या करना है अपने आप को, वकील से परामर्श, वकील से परामर्श लेने का अधिकार, अपने रुचि के वकील से परामर्श लेने का अधिकार, अपने वकील से परामर्श लेने का अधिकार। 23(3) में क्या दिया है, हाँ 22(3) में 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना, किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना। गिरफ्तार करके थाने में नहीं बैठा के रख सकते, नहीं तो कल पढ़ा ना आपने, आज के पेपर में ही दिया था शायद, भैंसदही का मामला है ना, कोई खाद्य वाला कोई मैटर था, प्रबंधक बोले 2 दिन उसे थाने में बैठा के रखा और फिर छोड़ दिया, अखबार में आया था, और जो डीलर था उसकी FIR दर्ज कर दी, FIR दर्ज कर दी। ऐसे मामले उठते हैं फिर। ठीक, तो क्या है, 24 घंटे के अंदर किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना, ये दिया है प्रावधान 22(3) में। अब हमने शुरुआत में क्या पढ़ा, निरोध, निवारक निरोध। तो इसके लिए कानून बनाए हैं सरकार ने, जैसे मीसा, मीसा मीसा क्या है इसका, मीसा फुल फॉर्म लिखेंगे, मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, हाँ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। और इससे पहले कौन सा था, इससे पहले भी था, क्या था, निवारक निरोध अधिनियम, इस नाम से था, निवारक निरोध अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम। यह 1950 में लागू हुआ था और 1969 में इसे समाप्त कर दिया, निवारक निरोध अधिनियम। और ये दूसरा कौन सा बताया मैंने, मीसा, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971, 1971। क्या मैटर था ये, सीनियर स्टूडेंट बताएंगे, शांतनु जी यदि है तो आप बोलो, शांतनु जी नहीं है, वाइकर मैडम आप बताइए, आप ज्वाइन होते हैं, नहीं, जयंत कुमार नमस्कार, हाँ हाँ, नहीं पर ये मीसाबंदी वाला मैटर तो दूसरा था यार, हाँ निवारक निरोध तो है, लेकिन मैटर क्या था, अनिवार्य परिवार नियोजन, इंदिरा गांधी जी द्वारा उस समय शुरू किया गया था परिवार नियोजन, और उसे क्या कर दिया था, अनिवार्य। और वो किसके ऊपर लागू था, हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर। तो उसका विरोध किया गया था, हड़तालें वगैरह हुई थी, और फिर इन्होंने क्या किया था, इस एक्ट के तहत लोगों को जेलों में बंद कर दिया था, जेलों में
हाँ, इमरजेंसी भी लगाई थी उस समय 1971 में, आपातकाल लगा दिया था, ठीक है, और लोगों को जेल में बंद कर दिया था। आज उनको पेंशन मिलती है, बीजेपी शासित राज्यों में उनको मीसाबंदियों को क्या मिलती है, पेंशन मिलती है, ठीक। और उसी का तो परिणाम था 1977 सत्ता परिवर्तन। तो ये मीसाबंदी अब समझ में आ गया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 और फिर 1978 में क्या कर दिया, इसे समाप्त कर दिया, 1978 में समाप्त कर दिया था, ठीक। अब हम पढ़ेंगे NSA रासुका, NSA रासुका। अभी बहुत सारे लोग पढ़ते रहते ना अखबार में रासुका, जैसे ट्रेन में लिखा हुआ रहता है ना, मालगाड़ी को देखो, दरे पूरे मरे, क्या मतलब है दीक्षा, मरे का? हाँ, नहीं पता, पता होना चाहिए। मध्य रेलवे मरे, दरे दक्षिण रेलवे, उरे उत्तरी रेलवे, पमरे पश्चिमी मध्य रेलवे। जो 17 जोन है हमारे, जोन जो है उसके अनुसार मालगाड़ी के ऊपर संक्षेप में लिखा रहता है, हमें नहीं पता। ऐसे रासुका अखबार में आता है, रासुका के तहत उसके ऊपर कार्यवाही की गई। तो ये रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अर्थात नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। और ये कब बना? 1980। खतरनाक हथियार वगैरह लेके घूम रहे हो, कुछ हो, तो इसके तहत इसके ऊपर कार्यवाही की जाती है। क्लियर हो गया ये? 1980। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाडा, टाडा TADA, टाडा TADA, टेररिस्ट एंड क्या आतंकवाद तथा विध्वंसक गतिविधि अधिनियम, विध्वंसक गतिविधि अधिनियम 1985, 1985 और इसे 1990 में टाडा कब लगाया गया था? 1985 में, और 2002 में इसे समाप्त कर दिया था, 2002 में क्या? हाँ, और फिर इसे समाप्त कर दिया। संजय दत्त साहब के ऊपर इसी एक्ट के तहत कार्यवाही हुई थी। एक है पोटा, पोटा पोटा आतंकवाद निवारण अधिनियम, आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 में इसे लागू किया गया था। टाडा खत्म करके पोटा लागू किया और 2004 में इसे समाप्त कर दिया गया। और अगला है गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम, अभी भी चल रहा है ये 2004 से। गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम 2004। तो ये जो अधिनियम बनाए गए हैं काय के लिए है? ये निवारक निरोध के रूप में, किसी प्रकार की खतरनाक गतिविधियों को रोकने के लिए, मतलब जुर्म होने के पहले। जैसे टीकाकरण होता है ना, टीकाकरण होता है, तो वैसे ये क्या है? एक तरीके का टीकाकरण है, ताकि आदमी को पहले ही पकड़ लिया जाए, किसी खतरनाक बड़ी घटना को अंजाम देने से ही पहले ही उसे रोक लिया जाए। ठीक, क्लियर हो गया ये? तो हमने दूसरा, हाँ बोलिए। बिल्कुल आ रही थी, अभी थोड़ी देर पहले मैं भी आपको बोल रहा था। आपको मेरी आवाज आ रही थी क्या थोड़ी देर पहले?
हाँ, मुझे तो नहीं आ रहे थे। हाँ हाँ हाँ। हम्म। हाँ 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 हाँ। हम्म। हाँ। एक मिनट। शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखो, ये जो बात की अपने निवारक निरोध वाली, है ना, ये उसके दायरे से बाहर है। वो जो आपने बोला ना गिरफ्तारी वाला और नजदीकी, वो उसके ऊपर लागू नहीं होता। ठीक है, इसके लिए अपने अदालत में लेके जाएंगे, इसके ऊपर ये लागू नहीं होता। ये तो सामान्य अपराध है, उसके लिए है। खुफिया एजेंसी और इनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होते। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। दो ही अनुच्छेद है इसमें, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे संबंधित बनते हैं एग्जाम में, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। ठीक, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था शांतनु जी का। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 23 में क्या दिया हुआ है? बलात् श्रम, मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम, मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम, मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम। कोई मुझे बताए जरा, बिना पैसे यदि किसी से काम करवाते तो उसे क्या बोलते हैं? बिना पैसे दिए हुए किसी से काम करवाते, ऑनलाइन वाले बताएंगे क्या बोलते हैं? बंधुआ मजदूरी नहीं, उसके लिए बोला जाता है बेगार, उसे बेगार। और बंधुआ मजदूरी मतलब इतने ही पैसे देंगे और हमारे यहाँ काम करना है, वो बंधुआ मजदूरी हो गया। आप हमारे अलावा दूसरी जगह कहीं काम नहीं कर सकते। हम 10 रुपये देंगे तो 10 रुपये ही लेना पड़ेगा, भले ही कोई 100 रुपये दे तो भी तुम वहाँ काम नहीं कर सकते। वो बंधुआ मजदूरी हो गया कि हमारे यहाँ काम करोगे। जैसे कोई कर्ज वगैरह ले लिया हो और जब तक वो फिटता नहीं है, पूरा नहीं होता, तब तक तुम हमारे यहाँ काम करोगे। इस तरीके की मजदूरी को हम बंधुआ मजदूरी कहेंगे। लेकिन बेगार मतलब बिना पैसे दिए हुए ही काम करवाना, वो क्या कहलाता है? बेगार। फिर क्या है इसमें? मानव दुर्व्यवहार। मानव दुर्व्यवहार क्या हो सकता है? मानव दुर्व्यवहार नहीं, मानव दुर्व्यवहार वो किडनैप वाले नहीं। हाँ, वो हो सकता है। हाँ, जैसे वेश्यावृत्ति करवाना, छोटी बच्चों की खरीदी बिक्री करवाना, या घृणित कार्य करने के लिए मजबूर करना, जैसे मरे हुए जानवरों को छीलने, उठाने, फेंकने का काम जबरदस्ती करवाना, मैला ढोने जैसे काम करवाना, इस तरह के झूठन खिला देना, यूरिन वगैरह पिला देना। तो इस तरीके के जो काम है वो क्या है? मानव दुर्व्यवहार। ये किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, कोई पिछड़ी जाति का या निम्न वर्ग का कोई व्यक्ति घोड़े पे चढ़कर जाता है तो उससे घोड़े से उतार देना, इस तरीके का क्या है? मानव दुर्व्यवहार। या नग्न करके घुमा देना गांव में, बाल कटवा देना, कालिक पोत देना। तो इस तरीके का जो व्यवहार किया जाता है वो क्या है? मानव दुर्व्यवहार। और इसके ऊपर क्या है? प्रतिबंध है, इसके ऊपर प्रतिबंध है। तो
बलात् श्रम हमने पढ़ा। पुरुष महिला बच्चों की खरीदी बिक्री, महिलाओं के साथ अनैतिक व्यवहार, दास प्रथा, वैश्यावृत्ति, और इसके लिए मानव अधिकार अधिनियम कब बनाया था? 1955। अधिनियम कौन सा है? 55। लागू कब हुआ? 1956 से। शुरुआत में ही बताए थे। और ढेर सारे विधियां बनाई हैं इसके लिए, बलात् श्रम को रोकने के लिए। कोई बताया जा रहा है एक आध ऑनलाइन वाला, कौन कौन सी विधियां बनाई हैं? बलात् श्रम को रोकने के लिए कौन सी संविधान में विधियां बनाई है? जैसे एक तो हमने बता दिया अभी 1955-56 वाला। इसके बाद है बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी निरसन अधिनियम, व्यवस्था निरसन अधिनियम कब बना है ये? 1976। 1976 बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम 1976। क्लियर है एकदम ये? इसके बाद है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब बनाए? 1948। ठेका श्रमिक अधिनियम, ठेका श्रमिक अधिनियम 1970। ठेका श्रमिक अधिनियम 1970। समान पारिश्रमिक अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। समान पारिश्रमिक अधिनियम। जैसे देवदासी प्रथा वगैरह है, ये सारी प्रथाओं को क्या किया है? इसके तहत प्रतिबंधित किया हुआ है। पहले देवदासी प्रथा भी चलती थी, तो वो सब क्या है? मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम, जो विधवा महिलाएं वगैरह होती थी उसको छोड़ दिया जाता था, तो ये सब इसके ऊपर प्रतिबंधित किया हुआ है। अब है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में क्या है? कारखानों आदि में बालकों के काम पर प्रतिबंध, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध, कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध, नियोजन का निषेध। अब इसके लिए भी ढेर सारे उपबंध किए। फिर क्या क्या किए हैं? जैसे बाल श्रम प्रतिषेध व नियमन अधिनियम, बाल श्रम निषेध व नियमन अधिनियम, बाल श्रम निषेध व नियमन अधिनियम 1986 और संशोधन कब हुआ इसमें? 2016। संशोधन हुआ है 2016, संशोधन 2016। क्या बाल श्रम निषेध, प्रतिषेध है वैसे शब्द, हम निषेध ही पर चल जाएगा काम। बाल श्रम प्रतिषेध व नियमन अधिनियम 1986, संशोधन 2016।
कारखाना अधिनियम, कारखाना अधिनियम 1948, कारखाना अधिनियम 1948। तभी तो ये बोला था न्यूनतम मजदूरी भी देना चाहिए उनको, कितना, ठीक। कारखाना अधिनियम। खान अधिनियम, खान अधिनियम 1952, 1952, खान अधिनियम 1952। बागान श्रम अधिनियम, बागान श्रम अधिनियम 1951, बागान श्रम अधिनियम 1951। मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1951, 1951। बीड़ी एवं सिगार, बीड़ी एवं सिगार कर्मकार अधिनियम, बीड़ी एवं सिगार कर्मकार अधिनियम 1966, 1966। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, ये कब बना है? ये तो इंपॉर्टेंट है, 2005, 6 में लागू हुआ है ना। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, 2006 से लागू। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से अनुच्छेद 23 को लागू करने के लिए प्रावधान किए गए, अनुच्छेद 24 को लागू करने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक, मतलब जहाँ धुआं वगैरह हो या जिससे स्वास्थ्य के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता हो, ऐसे कारखानों में काम करवाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। जो कारखाना मालिक है उसके ऊपर अपराध दर्ज हो जाता है। क्लियर हो गया? हाँ बोले। शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई कुछ बोल रहा था क्या? कौन से? नहीं, पटाखे के कारखानों के अलावा भी धुआं हो जाता है, जैसे कोयला उद्योग वगैरह है ना। तो इस तरीके के कारखानों में तो काम नहीं कर, जैसे जो कॉटन की मिल वगैरह होती है तो उससे, उसकी भी डस्ट से बीमारियां होती हैं, तो ऐसी जगह पर हम काम नहीं करवा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, 25, 26, 27, 28, कितने अनुच्छेद इसमें? 4। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म वह है जिसे धारण करते हैं, धर्म वह है जिसे धारण करते हैं। जन्म से है क्या ये? नहीं, बदल सकते हैं हम। तो वही स्वतंत्रता दी है कि या तो माता पिता का जो धर्म है उसे पालन करो, या धर्म बदल भी सकते हैं। अपने धर्म के पालन करने की स्वतंत्रता है, सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। और इसमें अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28, 4 अनुच्छेद हमें पढ़ना है। तो अनुच्छेद 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता,
अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण मतलब मानना, आचरण करना, प्रचार प्रसार करना, प्रचार प्रसार करना। ठीक है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार हम कर सकते हैं, लेकिन अपने धर्म का प्रचार करने की आड़ में दूसरे धर्म की बुराई तो नहीं कर सकते हम, है ना। ये अधिकार दिया है क्या हमें किसी दूसरे धर्म की बुराई करने का? नहीं, हमें अधिकार काय का दिया है? अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया है। दूसरे धर्म की बुराई करने का अधिकार हमें संविधान ने नहीं दिया है। फिर है अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप धार्मिक सम्मेलन आयोजित कर सकते हो, कई मंदिर बना सकते हो, मठ बना सकते हो, धार्मिक संगठन के नाम पर आप कोई संस्थान बना सकते हो, कोई सहायता केंद्र खोल सकते हो। तो इसके लिए सरकार कोई प्रतिबंध लगाएगी क्या? नहीं, लेकिन जो नाम है वही काम होना चाहिए। उसके माध्यम से दूसरी कोई गतिविधियां होती रही तो सरकार तो रेड डालेगी, वहां पर पुलिस रेड डालेगी। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, जैसे हमारे यहाँ अभी पुराण, शिव पुराण की कथा का वाचन हुआ, ठीक है, तो इस तरीके का प्रबंध हो सकता है। ठीक, इसके बाद यदि हम देखें तो अनुच्छेद 27, धर्म की अभिवृद्धि के लिए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से सुरक्षा। संदाय से सुरक्षा, ये तो बड़ा अच्छा पॉइंट है। क्या लिखा है? धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से सुरक्षा, कि जो धार्मिक कार्यों के लिए यदि हम कोई दान दक्षिणा वगैरह देते हैं तो फिर उसके ऊपर टैक्स लगेगा क्या? नहीं, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जितने भी मंदिर वगैरह हैं, जो ट्रस्ट वगैरह बने होते हैं, कितनी संपत्ति है, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। ठीक, तो क्या धर्म की अभिवृद्धि के लिए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से सुरक्षा। करों के संदाय से सुरक्षा। अनुच्छेद 28, धार्मिक शिक्षा में, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। होने से स्वतंत्रता, हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते। जो संस्थान होते हैं वहाँ, शासकीय संस्थान में तो धार्मिक कार्य पहले होंगे नहीं, और होंगे तो सबके लिए उपस्थित होना कंपलसरी नहीं होगा। जिसको उपस्थित होना हो, जिसको नहीं होना हो ना हो। ठीक, तो धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। तो इस तरीके से इसमें कितने? 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम पढ़ेंगे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो हमारा 5वां अधिकार है। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, और यह है अनुच्छेद 29-30 में। अनुच्छेद 29-30 में। अब इसके प्रावधान हम देखते हैं। तो 29 में क्या दिया है? 29, अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों। शांतनु जी क्या है?
अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार। तो अल्पसंख्यक जो भाषा के आधार पर है, धर्म के आधार पर, तो जो भी अल्पसंख्यक है उनको अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। वो उससे संबंधित शैक्षणिक संस्थान और ये वो सब चलाते रहे। ठीक, तो ये काय में दिया है? अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 ये भी महत्वपूर्ण है। सभी अल्पसंख्यकों को अपने रुचि के अनुसार, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थानों की स्थापना, या संस्थानों लिखेंगे हम, है ना, संस्थानों की स्थापना का अधिकार। सभी प्रकार के संस्थानों स्थापित कर सकते हैं, जैसे धार्मिक कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, जैसे कुंभी, लोनारी कुंभी भवन बना हुआ होता है ना, मारवाड़ी भवन बना रहता है। तो इस तरीके के कोई भी संस्थान वो स्थापित कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार, और अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यकों को अपने रुचि के अनुसार संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार। अब हम पढ़ेंगे भाग अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 31 को हमने पहले भी बता दिया कि अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत उसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। अब हम पढ़ेंगे 6 नंबर पर, क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये पूरे संविधान की आत्मा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि यदि इस संविधान, इस अनुच्छेद को निकाल दिया जाए 32 को, तो फिर संविधान का कोई मतलब ही नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, क्योंकि जो जो संविधान ने हमें दिया है इसमें वो शर्तें दी है कि आपको लागू करना ही है, और इसके तहत क्या हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। ये अधिकार हमें दिया है। यदि हमें अधिकार दिया है और यदि उससे वंचित कर दिया और हम उसकी शिकायत नहीं करें तो उस अधिकार का कोई औचित्य है क्या? बिल्कुल भी नहीं। जैसे महिलाओं के लिए संपत्ति का अधिकार है, और यदि किसी को संपत्ति से वंचित कर दिया जाए और न्यायालय की शरण में नहीं जा सकती हैं, तो कोई संपत्ति देगा क्या उन्हें? बिल्कुल भी नहीं। तो ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? इसे संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। अब हम देखेंगे कितने प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है। 5 प्रकार के रिट जो है इसके तहत जारी कर सकता है। तो सबसे पहला है बंदी। सबसे पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, मेंस में पूछते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा कौन सा है? परमादेश प्रतिषेध। प्रतिषेध, परमादेश, परमादेश उत्प्रेषण, और 5वां है अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के हमें याद भी होना चाहिए।
जब मेंस में लिखने के लिए जाते हैं तो 3 याद आ जाते हैं, चौथा याद नहीं आता और उतना सोचने का टाइम रहता नहीं है। यदि सोचने लग जाए तो दूसरा 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा छूट जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण किस भाषा का शब्द है? बंदी प्रत्यक्षीकरण कोई भी बता दे। बंदी प्रत्यक्षीकरण किस भाषा का शब्द है? हाँ, किसी ने बताया क्या? कविता मैडम, बंदी प्रत्यक्षीकरण लैटिन भाषा का शब्द है। अंकित कुमार, बहुत ही शानदार यार, लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का? हाँ, हैबियस कॉर्पस। लैटिन भाषा का शब्द है सशरीर उपस्थित करना। क्या? लैटिन भाषा का शब्द, लैटिन भाषा का शब्द, और क्या अर्थ है? सशरीर उपस्थित करना। सशरीर उपस्थित करना। सशरीर उपस्थित करना। अनुच्छेद 22 में भी पढ़ा ना अपन ने, 20 में, 21 में, 22 में। गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उपस्थित करवाना है, पेश करवाना है, और नहीं करते हैं तो फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये सशरीर उपस्थित करना। क्लियर है? ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जिस मतलब अनावश्यक रूप से, जैसे पहले वो था ना काला कानून 1919 का रोलट एक्ट। रोलट एक्ट का विरोध किया गया था। क्यों? क्योंकि उसमें क्या था? वो भी निवारक निरोध के लिए था। जो अनुच्छेद 22 में है वही था 1919 का रोलट एक्ट। उसमें क्या प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार करके अनिश्चित काल के लिए कैद कर सकते थे। भारतीयों ने विरोध किया था उसका। भारतीयों ने विरोध किया। काला कानून का बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा था। तो फिर जब आजाद हुआ, अपने संविधान बनाने का मौका मिला, तो ऐसी कमियां रहने देंगे क्या हमारे संविधान में? नहीं, तो डाला बराबर उसमें, है ना, हैबियस कॉर्पस। तो सशरीर उपस्थित करना। ठीक। फिर परमादेश, इसको हम समझेंगे। परमादेश, मैंने प्रतिषेध लिखा है ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, एक ही है। हम पहले प्रतिषेध को समझ लेते हैं। तो न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को रोकने के लिए आदेश जारी करना। आदेश जारी करना। क्या लिखा हमने अभी? प्रतिषेध, है ना, प्रतिषेध। प्रतिषेध का सीधा सा अर्थ होता है रोकना। प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है? रोकना। क्या है कि जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और जिला न्यायालय है। तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट और जिला न्यायालय को निर्देश देता है कि जब उनको संज्ञान में आ जाता है कि आपके यहाँ जो मामला चल रहा है वो आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर का है, तो उसकी कार्यवाही उसी स्तर पर रोक दी जाए। ये प्रतिषेध का मामला कब होता है? जब अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही चल रही हो और पूर्ण कर ली जाए तो फिर परमादेश। परमादेश भी लिखेंगे अपन। परमादेश मतलब आदेश नहीं, परमादेश नहीं, उत्प्रेषण। वो उत्प्रेषण, हाँ, प्रतिषेध वाला फिर से बता रहा हूं मैं। प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है? रोकना, रोकना। इसको लिखेंगे, इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा
उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को रोकने के लिए जारी किया गया आदेश। अब हम पढ़ेंगे उत्प्रेषण। ठीक है, अर्थ क्या होता है? प्रमाणित करना या सूचना देना। प्रमाणित करना या सूचना देना। वो खोल के दे देना मुझे इधर। प्रमाणित करना या सूचना देना। प्रमाणित करना या सूचना देना। देखो इसको समझना पड़ेगा, फिर ये समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या था, मामला विचाराधीन था और तभी उसको बोल दिया कि आप क्या करो, वहाँ कार्यवाही रोक दो और हमारे पास में दे दो। वहाँ कार्यवाही रोक दो और हमारे पास में दे दो। लेकिन अब क्या हुआ, अब यहाँ पर जो है अधिकार क्षेत्र के बाहर के मामले का निराकरण भी कर दिया, इन्होंने आदेश दे दिया। अब क्या करें? अब क्या करें? तो ऐसी स्थिति में क्या, प्रमाणित करना या सूचना देना क्या है इसमें? इसमें अधीनस्थ न्यायालय कार्य कर चुका है या निर्णय दे चुका है, तब उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को अधिकारिता के बाहर होने के कारण शून्य घोषित कर देना या बदल देना। ठीक है, बात समझ में आ गई एकदम? तो ये तब की स्थिति है जब मामला विचाराधीन था, और ये तब है जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जा चुका है। अब हम पढ़ेंगे परमादेश। परमादेश मतलब आदेश देना। परमादेश मतलब आदेश देना। काय का आदेश देना? आप काय के लिए बने हो, वहां पे काय के लिए नियुक्त किया है, काम क्यों नहीं कर रहे हो? करो, ये तुम्हारा काम है, तुम्हें करना पड़ेगा। मतलब कोई लोक सेवक जो होता है, जब अपने पद का काम नहीं करता है तब उसे आदेश दिया जाता है कि ये काम आपको करना पड़ेगा। जैसे लोक सेवा गारंटी अधिनियम है ना, उसमें परमादेश कि आपको इतने समय में ये काम करके देना ही है, नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर जुर्माना होगा। बात क्लियर हो गई ना? परमादेश लिखेंगे। परमादेश में आदेश देना। परमादेश का अर्थ क्या होता है? आदेश देना। लोक सेवकों को कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु आदेश देना। ठीक है, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम अधिकार पृच्छा। अधिकार पृच्छा सीधा सा अर्थ है किस अधिकार से, है ना? कोई यदि डिप्टी कलेक्टर है लेकिन वो भोपाल में है और बैतूल में आके रेत का ट्रक पकड़ने लग जाए तो फिर
पूछेंगे ना, अधिकार पृच्छा, किस अधिकार से यहाँ कार्यवाही कर रहे हो, है ना। मतलब कोई भी जैसे रेलवे जो टिकट चेकर वगैरह होते हैं ना, फर्जी तरीके से आ जाते हैं, फिर बोलते हैं भाई तुम कहाँ कैसे, फिर बोलते हैं फर्जी टीसी जो है टिकट चेक करते हुए पकड़ाया गया। तो ये अधिकार पृच्छा, कोई लोक सेवक वगैरह कहीं काम कर रहा हो तो उससे उसकी अधिकारिता के बारे में पूछना कि किस अधिकार से आप यहाँ पर काम कर रहे हो, अधिकार पृच्छा। ठीक है, लिखेंगे इसे। किस अधिकार से पद धारण किए हुए हैं, अब ये हमने मौलिक अधिकार पूरे पढ़ लिए, लेकिन मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। हमने 12 और 13 पढ़ लिया और 14 से 32 तक पढ़ लिया। अब बचा क्या है? 33, 34, 35, है ना। 33, 34, 35। आप बताएं 33 में क्या दिया है? आप बताएं 34 में क्या दिया है? 6 वर्ष के बाद। ठीक है। अनुच्छेद 35 हम इसे शॉर्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद, इसे रोक सकते हैं क्या थोड़ी देर? हम इसे शॉर्ट में लिखेंगे। हमने क्या, अनुच्छेद 32 के तहत जो विभिन्न प्रकार के रिट, विभिन्न प्रकार की रिट, और यहीं की यही रिट जो है अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में, अनुच्छेद 32 के तहत कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में। लेकिन हाई कोर्ट में जो है इन रिटों के अलावा दूसरी रिट भी सुन सकता है, लेकिन अधिकार क्षेत्र सीमित होता है, उसका अधिकार क्षेत्र सीमित होता है। लेकिन इन रिटों के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में पूरे भारत के लिए होता है। यदि क्वेश्चन पूछ लेता है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में क्या अंतर है, क्लियर हो गया ना एकदम। तो उसमें ये पूरे भारत के लिए, वो केवल राज्य के लिए। इसमें सिर्फ ये 5 प्रकार के रिट केवल मौलिक अधिकारों से संबंधित, उसमें मौलिक अधिकारों के साथ अन्य प्रकार की बातें भी वो सुन सकता है। ठीक, तो हमने बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हैबियस कार्पस, लैटिन भाषा का शब्द सशरीर उपस्थित कराना। प्रतिषेध प्रोहिबिशन मतलब रोकना। फिर है उत्प्रेषण अर्थात आदेश देना, आदेश देना नहीं, प्रमाणित करना, प्रमाणित करना। और परमादेश मतलब आदेश देना, मैंडेमस। और अधिकार पृच्छा को वारंटो, किस अधिकार से काम कर रहे हो ये पूछना। अब हमारे पास में 3 अधिकार, 3 अनुच्छेद बचे हुए, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 34, 33 और 35। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अनुच्छेद 33 की, फिर बात करेंगे हम अनुच्छेद 34, फिर अनुच्छेद 35 की। बड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 33 ये अधिकार देता है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित जो भी कानून होंगे वो शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास में होगी। मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास में नहीं है। किसके पास है? संसद के पास है। बात क्लियर हो गई एकदम, लिखेंगे उसे। अनुच्छेद 35 बताया मैंने, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 35 केवल संसद को, अनुच्छेद 35 पढ़ रहे हैं, केवल संसद को विशेष अधिकारों पर उपबंध बनाने की शक्ति, उपबंध बनाने की शक्ति।
अब वो विशेष अधिकार कौन कौन से हैं, तो वो है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 17 अर्थात अस्पृश्यता, और अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम, मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम। ये कुछ अनुच्छेद है जिसके कुछ विशेष कानून बनाने की शक्ति, उपबंध बनाने की शक्ति किसको दी है, केवल संसद को दी हुई है। ये कायमी प्रावधान है, अनुच्छेद 35 में प्रावधान है। अब हम अनुच्छेद 33 देखते हैं। विधि निर्माण का अधिकार लिखेंगे पूरा, विधि निर्माण का अधिकार जिसे संसद को है, राज्य विधानमंडल को नहीं। विधि निर्माण का अधिकार जो संसद को है, राज्य विधानमंडल को नहीं। कुछ विशेष क्षेत्र हैं जहां विधि बनाने का अधिकार केवल संसद को है, राज्य को नहीं। जैसे, और मतलब विधि निर्माण का अधिकार संसद को है, राज्य को नहीं, और राज्य उसे चुनौती भी नहीं दे सकता। राज्य उसमें कोई हस्तक्षेप, कोई परिवर्तन करने की मांग भी नहीं कर सकता। जैसे सैन्य अधिनियम 1950, सैन्य अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950, पुलिस बल अधिनियम 1966, 1966। ये ऐसे अधिनियम हैं जिससे संबंधित विधि बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है। और राज्य इसमें, राज्य ना तो विधि बना सकता है, ना ही इसमें चुनौती दे सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। क्लियर हो गया अनुच्छेद 33। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 34। काय संबंधित है, शांतनु जी आप बता सकते हो। अनुच्छेद 34, हाँ बताइए। हाँ, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34 मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध से संबंधित प्रावधान है, और वो भी मार्शल लॉ के समय और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। मार्शल लॉ के समय मतलब सैन्य कानून के समय, और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। हमने कल भी बता भी दिया था इसको, मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल में। तो मार्शल लॉ के दौरान जो है मूल अधिकार निरस्त किए जाते हैं, और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी अधिकार निरस्त कर दिए, सभी, ठीक है। और मार्शल लॉ के दौरान कुछ विशेष क्षेत्रों में लागू होता है ये, और राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में होता है। मार्शल लॉ के लिए संविधान में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। कोई अनुच्छेद दिया है क्या? नहीं, ये 34 में ही स्पष्ट कर दिया है थोड़ा सा, लेकिन कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के लिए तो संविधान में प्रावधान है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352। क्लियर किया मैंने मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक। अब हम और कुछ अनुच्छेद पढ़ेंगे। अनुच्छेद 352 अभी बता दिया,
इससे संबंधित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निरस्त कर सकता है, अनुच्छेद 20, 21 को छोड़कर। हाँ, वो भी पढ़ेंगे हम। ये अनुच्छेद 352 का बता रहा हूं, राष्ट्रीय आपातकाल है करके, ठीक। अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 359 वो भी इससे संबंधित है। अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है कि, अनुच्छेद 359 की बात कर रहे हैं, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है, निलंबित कर सकता है, निलंबित कर सकता है। क्लियर हो गया एकदम ही। इसी के लिए हमने 352 बताया, राष्ट्रीय आपातकाल। लेकिन अधिकार किस में दिया है? अनुच्छेद 359 में दिया है। अनुच्छेद 352 के तहत नहीं करता वो। अनुच्छेद 359 में ये शक्ति दी गई है कि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगा हुआ हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 के मूल अधिकारों को छोड़कर शेष सारे अधिकारों को निलंबित कर सकता है। अब बड़ा सरल सा क्वेश्चन है लेकिन कठिन, पढ़ने के बाद सरल हो जाएगा, अभी कठिन है कि भाग 3 के अलावा संविधान के अन्य